नमस्कार फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कुछ हफ्तों से हम लोग हर एक रविवार को एक वीडियो लेकर आते हैं जिस पर हम किसी न किसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो समय को न खराब करते हुए हम सीधे टॉपिक पर चलते हैं और आज हमारी चर्चा का विषय है अंतिम सत्य क्या है। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अल्टीमेट ट्रूथ पर। तो जैसे कि अगर आप देखोगे कि इस पे बहुत सारे रहस्य बने हुए हैं, है ना, कि अंतिम सत्य क्या है, सुप्रीम पावर क्या है, गॉड होता है या नहीं होता है, आत्मा का क्या अस्तित्व है ना, बॉडी का क्या इस ब्रह्मांड में एग्जिस्टेंस है। तो इन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तो मोटे मोटे तौर पर इस पर चर्चा करने वाले जो तीन वर्टिकल हैं, एक तो है रिलीजन है, धर्म है, एक है फिलॉसफी दर्शन जिसको बोलते हैं हिंदी में, और एक साइंस है विज्ञान। तो धर्म तो देखो हमेशा गोल मटोल आंसर देता है और उसमें एक सिंपल सा वर्ड बोल के उन्हें लोगों को समझ करा देता है कि भाई भगवान ने दुनिया बनाई। तो उस टॉपिक में कुछ ज्यादा हमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, उस वर्टिकल को हम छोड़ते हैं। हम लोग चर्चा करते हैं दर्शन पर और विज्ञान पर, है ना। तो पहले तो हम एक अपने अस्तित्व के बारे में बता देते हैं, है ना। तो आज की डेट में जैसे इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में असंख्य आकाश गंगाएं हैं, है ना, गैलेक्सीज, है ना, इनफाइनाइट गैलेक्सी है। उन गैलेक्सीज में एक हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, है ना। उस एक गैलेक्सी में असंख्य तारे हैं, इन्फिनिटी स्टार्स हैं। उनमें से हमारा एक छोटा सा तारा है सूरज, है ना, सन, जो कि हमारा पड़ोसी है। और पड़ोसी भी है तो कितना, 15 करोड़ किलोमीटर दूर, है ना। उस सूरज के पास 9 ग्रह हैं, जो कि डिबेट का विषय है। अभी जैसे रिसेंटली कुछ लोगों ने प्लूटो को डॉर्फ प्लेनेट बोल करके अभी सोलर सिस्टम से बाहर कर दिया है, बट रिसेंटली एक और प्लेनेट की खोज हुई है, बट उसको भी ऑफिशियली इंक्लूड नहीं किया गया है। तो हम मोटी मोटा 9 ग्रह भी मान करके चल लेते हैं। तो उन 9 ग्रह में से एक ग्रह हमारा पृथ्वी है। अब पृथ्वी पर 1 लाख करोड़ स्पेसीज है, 1 लाख करोड़ स्पेसीज है। तो 1 लाख करोड़ प्रजातियों में से एक स्पेसीज है होमो सेपियंस सेपियंस, जिसको आम भाषा में हम मानव बोलते हैं। और इस धरती पर 800 करोड़ से ज्यादा होमो सेपियंस सेपियंस जिंदा है। मतलब इस वर्ल्ड की आबादी 8 करोड़ से भी ज्यादा है और उनमें से हम एक हैं। तो ये हमारा अस्तित्व है इस ब्रह्मांड में, है ना। तो बहुत सारे लोग, जो लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जो कि सोचते हैं हमारे बिना तो दुनिया चलेगी नहीं, मैं नहीं होता तो ये नहीं होता, मैं नहीं होता तो ये नहीं होता। तो उन लोगों को ना एक बार ये जियोग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है, जीवन की उत्पत्ति, है ना, इसको पढ़ना चाहिए। उससे क्या है कि उनका ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा लिमिट में आ जाएगा, है ना। तो हम आगे चलते हैं, इस पर आगे चर्चा करते हैं। तो अल्टीमेट ट्रूथ, तो दर्शन और विज्ञान में भी अगर बात किया जाए तो विज्ञान अभी छोटा है, बच्चा है। विज्ञान तो अभी कुछ समय से चल रहा है, दर्शन काफी पुराना है और पुराने समय से चल रहा है। तो दर्शन की उत्पत्ति के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें पहले मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में हमें सोचना चाहिए। तो कहा जाता है कि आज से लगभग 5 लाख साल पहले, 5 लाख साल पहले इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है ना। इस पर मतलब जीव का आना स्टार्ट हुआ, शैवाल, कवक, है ना, जो कुछ भी पानी जल की उत्पत्ति हुई। और उसके 2 लाख साल बाद, मतलब आज से 3 लाख साल पहले एक जीव हुआ जिसके अंदर थोड़ा सोचने विचारने की क्षमता विकसित हुई। उसको हमने बोला होमो सेपियंस, है ना, आदि मानव। और जो है आज से लगभग 72,000 साल पहले, है ना, 72 ईयर्स अगो, मनुष्य थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग
करना स्टार्ट कर दिया है। फिर वो देख रहा है कि दिन हो रहा है, रात हो रही है, सूरज आता है, चला जाता है, चंद्रमा दिखता है, कभी नहीं दिखता है ना? आदमी सोता है, सुबह जगता है, ऐसे ही चलता रहता है। फिर एक दिन देखा कि आदमी सोया, अगले दिन जगा ही नहीं, 2 दिन नहीं जगा, 4 दिन नहीं जगा, कुछ दिन बाद बदबू आने लगी, पता चला ये तो मर गया। कुछ दिन बाद कोई और मर गया, कुछ दिन बाद कोई और मर गया। फिर उनको एक रियलाइजेशन हुआ कि नहीं यार, जो आया है ना उसको तो जाना है ना, जो जिंदा है वो मरेगा, है ना। तो इसी कड़ी में लोगों ने आगे सोचना स्टार्ट किया, है ना, तारा ग्रह के बारे में शुरू किया, दिन के कॉन्सेप्ट आए, है ना, ईयर, मंथ, वीक, सब कुछ बना धीरे धीरे विकसित होकर के। तो अब आज से बाकी जो चीजें हैं वो सब पहले की चीजें तो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, बट अभी जो चीजें हम लोग करते हैं वो लगभग 2000 साल की, 2500 वर्ष से जो चीजें हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, है ना। तो हम जब बात करेंगे अल्टीमेट ट्रूथ, तो इसका जो फर्स्ट हम क्लासिफिकेशन अगर करेंगे, हाई लेवल क्लासिफिकेशन, तो ये 2 लेवल पर क्लासिफिकेशन किया गया है। एक तो नंबर के टर्म में और एक किया गया नेचर के टर्म में। तो एक एक पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो नंबर के टर्म में जो क्लासिफिकेशन हुआ उसमें हमारे पास 3 तरह के क्लासिफिकेशन है। कुछ लोग तो मानते थे कि जो सुप्रीम पावर है वो है अनेकों है ना, प्लूरलिज्म, है ना। इस ब्रांच को हमने बोला प्लूरलिज्म, है ना, अनेकवाद हिंदी में इसको बोलते हैं, है ना। एक ब्रांच हुई जिसको बोला आपने एकवाद यानी मोनिज्म इंग्लिश में, है ना। फिर हम इस पे आते हैं ड्यूअलिज्म। एक हमारी ब्रांच हुई जिसको हमने बोला द्वैतवाद या ड्यूअलिज्म। तो जो प्लूरलिज्म का कॉन्सेप्ट था, इन्होंने बोला कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि सुप्रीम पावर है, जैसे कि पावर वाटर है, इसके बाद फायर है ना, अर्थ है, इसके बाद एयर है। तो जो भी चीजें वो अपने आप में एक सत्य है, तो इन्होंने अनेकों चीजों को सुप्रीम पावर बोला, है ना। तो इस ब्रांच को हम अनेकवाद बोलते हैं। कुछ लोग, कुछ दार्शनिक ने बोला कि नहीं, जो कुछ भी है इस ब्रह्मांड में, जो कुछ भी है वो सब कुछ एक है, केवल एक, और उसी से सारा ब्रह्मांड कनेक्टेड है और उसी का एक रूप है और वो चल रहा है। मतलब मोटा तो जैसे धर्म में बोला जाता है कि सब कुछ एक ही है और सब कुछ भगवान का ही पार्ट है ना। तो उस टाइप का इनका कॉन्सेप्ट था। कुछ लोग और तर्क करते हुए आए, दार्शनिक, हर दार्शनिक के अपने अलग मत होते हैं और अलग तर्क होते हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, एक चीज है ड्यूअलिज्म, तो इस धारा में आए लोग ड्यूअलिज्म। तो इन्होंने बोला कि नहीं, एक तो मैटर होता है और एक होता है कॉन्शियसनेस, है ना। तो मैटर जो है, जो मैटर और कॉन्शियसनेस में अगर हम बेसिक डिफरेंस देखें, वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस है, जो इजी डिफरेंस समझने के लिए वो कि जो भी चीज जगह घेरती है ना, कुछ भी है, पेन है, मैं हूं, आप हैं, कुर्सी, चेयर, टेबल, है ना, बोर्ड, कुछ भी जो दिख रहा है वो सब कुछ मैटर है ना। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, अर्थ है, वाटर है, फायर है, एयर है, मिट्टी, पानी, आग, हवा, लोहा, लकड़ी, ये सब क्या है, मैटर है। दूसरी चीज है जो वो कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस क्या है, चेतन, इसको इंग्लिश बोलते हैं, इसको बोलते हैं जागृत। तो चेतन जो है क्या है, थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, विल पावर है, ओपिनियन है, बिलीफ है, ये सारी चीजें क्या है, कॉन्शियसनेस का पार्ट है। तो ड्यूअलिज्म वालों ने बोला कि नहीं, 2 चीजें हैं जो कि सुप्रीम पावर है, इन सारी चीजों को मिलाकर के इन्होंने बोला कि इसको मैटर बोलेंगे और इनको बोला कि हम कॉन्शियसनेस बोलेंगे। तो इनका कहना है कि भाई जैसे ये बॉडी है, ये एक मैटर है,
इसके अंदर एक चेतना है जो कि इसको चला रही है ना? मतलब आमतौर पर जो हमारी आत्मा वो है, तो हम इसको ले सकते हैं, है ना। तो इसमें कहा कि जैसे उससे रिलेटेड जब आदमी चेतन होता है तो चेतन आदमी के अंदर जो चीजें आती हैं जो स्पेस नहीं रहती, जैसे थॉट्स हैं, हमारे विचार आते हैं, मन हमारा कुछ सोचता है, थिंकिंग है, हमारे इमोशंस हैं, हमारे कुछ विल पावर है, हमारे कुछ विश्वास है, ये सारी चीजें जो है कॉन्शियसनेस है। तो ये दोनों चीजें मिल करके इस ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं और ये ही दो चीजें परम सत्य हैं या अनंत सत्य हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जब हम नेचर के बारे में आते हैं तो नेचर के क्लासिफिकेशन में हमारे पास 4 तरह की क्लासिफिकेशन है। एक है मैटर, है ना, दूसरा है कॉन्शियसनेस, एक है न्यूट्रल और एक है डुअलिज्म। ठीक है, तो अगर हम एक एक करके सब पे चर्चा करते हैं तो जब हम मैटर की चर्चा करेंगे तो मैटर पे जो इस ब्रांच से लोग चले इसकी स्टडी को बोला जाता है मैटेरियलिज्म, भौतिकवाद। ठीक है, तो इंडिया में जो इसका जो समर्थक है दार्शनिक है ना, वो है जो दर्शन इंडियन फिलॉसफी चारवाक इसके समर्थक है। इन्होंने कहा कि जो कुछ भी है वो जो इस दुनिया में दिख रहा है बस वही सब कुछ है ना। मतलब जो कुछ भौतिक दिख रहा है, जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, रह रहे हैं, यूज कर रहे हैं, या जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी हम महसूस कर सकते हैं अपनी 5 इंद्रियों के थ्रू, है ना, आँख, कान, नाक, है ना, और त्वचा से जो कुछ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल रहे हैं, ये सारी चीजें जो कुछ भी हैं सिर्फ यही एक अंतिम सत्य है, इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं है। इन्होंने कहा कि मैं आत्मा और इन चीजों को नहीं मानता। तो हर दार्शनिक को अपने जो भी वो लॉजिक देता है उसके लिए उसको प्रूव भी करना होता है ना, उस पर पूछा जाता है। तो इनको मैटर वालों की ये प्रॉब्लम होती है कि इनको कॉन्शियसनेस को प्रूव करना होता है। कॉन्शियसनेस वालों की जो प्रॉब्लम है वो है कि ये तुम भौतिकवाद को प्रूव करो कि उसके बिना कॉन्शियसनेस कैसे है ना। तो चारवाक ने जो अपना एक्सप्लेनेशन दिया तो उसने 2 एग्जांपल दिए। जैसे एक तो उसने दिया कि किलवन है ना, कि गुड़ है, उस समय जैसे गुड़ से शराबबंदी होगी, तो उन्होंने कहा कि जैसे गुड़ है वो एक भौतिक चीज है। तो इनसे पूछा गया कि भाई बताओ भौतिक चीज से तुम कॉन्शियसनेस कैसे बना सकते हो। तो उन्होंने कहा कि भाई जो गुड़ है उसका जब किलवन किया जाता है तो उससे नशा आ जाता है। तो नशा क्या है, वो स्पेस तो घेरता नहीं, तो वो एक कॉन्शियसनेस है, चेतना है ना। उन्होंने कहा पान का एग्जांपल दिया कि भाई पान का पत्ता भी भौतिक है, सुपारी भी भौतिक है, कत्था जो लगाते हैं वो भी भौतिक है, पर जब हम खाते हैं तो जो रंग लाल निकलता है वो क्या है, वो एक चेतना है। तो इसके समर्थक एक इंडियन फिलोसोफर भी थे, M.N. रॉय, है ना, वो उस समय सोवियत संघ रूस में थे, बाद में में फिर ये वापस आ गए, उनके कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए। फिर वेस्ट में एक पुराने दार्शनिक हुए थेल्स, है ना, इन्होंने कहा कि वाटर है सुप्रीम पावर, है ना, जो पूरी दुनिया है वो तो पानी से बनी है। फिर इनको बोला गया कि भाई बताओ पानी से आग पानी कैसे हो सकती है। तो फिर इनके एक पड़ोसी है मैक्स जेमिनीज, इन्होंने कहा कि जो दुनिया है वो हवा से बनी है, सब कुछ है जो वो एयर से बना है। फिर इसके बाद एक और दार्शनिक वेस्ट में है हेरेक्टिकस, तो इन्होंने बोला कि नहीं ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना वो फायर, आग से बना है। इन्होंने अपने एक एक्सप्लेनेशन दिए कि जैसे तारा सूर्य है वो एक जलता हुआ आग का गोला है, उसी से पृथ्वी बनी है। तो इन्होंने कहा कि जो सुप्रीम पावर है वो फायर है। तो इन सारे लोगों के विचारों से बहुत लोग ज्यादा सहमत नहीं हुए। तो बाद में वेस्ट में एक आए एम्पेडोक्लिस, एक फिलोसोफर, तो इन्होंने बोला कि भाई ये जो दुनिया है वो अर्थ, वाटर, फायर और एयर, इन चारों चीजों से मिला करके बनी है ना, मिट्टी, पानी, आग और हवा। तो ये बेसिकली एक तरह से आप कह लो कि चारवाक के भाई हैं। चारवाक
ने जो कुछ बताया था भारत के फिलोसफर ना, इंडियन फिलोसफर ने, उसी का इन्होंने समर्थन किया और इन्होंने कहा कि नहीं, ये जो अंतिम सत्य है वो इन चार चीजों से मिलकर के बना है ना, मिट्टी, पानी, हवा और जल। फिर इसके बाद एक और महान फिलोसफर हुए कार्ल मार्क्स, है ना, कार्ल मार्क्स। तो इन्होंने कहा नहीं, ये जो दुनिया है ना वो एटम से बनी है ना, परमाणु से बनी है, यही एक न्यूनतम पार्टिकल है और इसी से बनी है। बाद में सॉरी अणु से बनी है बोला। बाद में जब परमाणु की खोज हो गई तो इनकी फिलोसफी भी काइंड ऑफ फेल हो गई, जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई। तो इसके बाद हम आगे आते हैं कॉन्शियसनेस के टर्म। तो कॉन्शियसनेस में जो फिलोसफर थे, इस ब्रांच को जो हम स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है आइडियलिस्ट या स्पिरिचुअलिस्ट, है ना। तो इस ब्रांच के लोगों का ये मानना था, जो भी फिलोसफर थे उन्होंने कहते थे कि भाई जो चेतना है वही सब कुछ है, ब्रह्म ही सब कुछ है ना। इसमें जो इंडियन फिलोसफर हुए, सबसे बड़े फिलोसफर हुए आदि शंकराचार्य, इन्होंने अपना थ्योरी दिया कि भाई ब्रह्म ही सब कुछ है, बाकी सब मिथ्या है। मतलब कि बिना आत्मा के ये बॉडी किसी काम की नहीं है। अगर इस शरीर में आत्मा ही नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है, चेतना नहीं है, तो ना तो ये हमारा हाथ काम करेगा, ना हमारी आंखें काम करेंगी, ना पैर काम करेगा, ना मैं बोल पाऊंगा, ना सुन पाऊंगा, ना टच कर पाऊंगा, तो हम कुछ महसूस ही नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने कहा कि जो परम सत्य है वो ब्रह्म है, बाकी सब जग मिथ्या है। तो ऐसे ही एक वेस्टर्न दार्शनिक हुए हीगल, उन्होंने भी इनके कॉन्सेप्ट्स को माना। इन्होंने परम सत्य को इन्होंने भी माना कि नहीं, जो कॉन्शियसनेस है वही परम सत्य है, पर जगत मिथ्या वाली बात को इन्होंने अपनी एकदम से अप्रूवल नहीं दिया। ऐसे ही दो और दार्शनिक, एक इंडियन दर्शन है ना, योगाचार वैज्ञानवाद, उसमें भी इसी तरह की बातें मिलती है कि जो आत्मा है, मैं जो हूं वो मैं आत्मा हूं। मैं कौन हूं? मतलब आत्मा। आत्मा अगर नहीं है तो उसके बिना ये शरीर किसी काम का नहीं है ना। ऐसे ही एक वेस्टर्न वे बार्टलेस है ना। अब इससे जो एक हीगल थे, तो इनसे जो ये क्वेश्चन किया गया कि भाई आप बताओ कि ये जो चीजें दिख रही हैं, ये सब चीजें चेतना से कैसे संभव है? मतलब कि बिना मैटर के कॉन्शियसनेस कैसे संभव है, कैसे पॉसिबल है? वाइस वर्सा क्वेश्चन इनसे भी किया गया था, है ना। जब मैटर वाले जो लोग थे उनसे पूछा गया था कि भाई बिना चेतना के मैटर कैसे रह सकता है, या मैटर से चेतना को कैसे बनाओगे? तो उन्होंने अपने तर्क दिए थे, है ना। वो आगे कभी डिस्कस करेंगे। तो हीगल ने बताया, इन्होंने एक अपना थ्योरी दिया, नेक्स्ट लेवल ड्रीम कॉन्सेप्ट, है ना। हीगल ने कहा कि आप ये सोच लो कि आप रात में सपना देख रहे हो, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो सब आपके सपने में हैं। आप अपना घर से निकले, गाड़ी, बाइक, कार जो भी है सब लोग उससे थे। आप रेस्टोरेंट में गए, पहुंचे, टेबल लगाया, चेयर पे आपने बैठा, आपने चीज़ों को ऑर्डर किया, वेटर आया सामान को लेकर के, जो भी आपने ऑर्डर किया, पिज़्ज़ा या जो भी खाने पीने की चीज़ें, सब्जी रोटी, और फिर उसके अलावा आपने जो भी पीने के लिए ऑर्डर किया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, वो सब आया, आपने खाया पिया, डांस किया और फिर आप वापस चले गए। तो उन्होंने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में आप ये बताओ, जो सपने में आपका फ्रेंड था वो क्या है? वो जड़ है या चेतन? मतलब वो मैटर है या कॉन्शियसनेस है? उसके साथ एक और जो फ्रेंड है आपका, वो क्या है? मैटर है या कॉन्शियसनेस है? आप जिस गाड़ी से गए वो मैटर थी या कॉन्शियसनेस थी? क्योंकि सब कुछ तो आपके सपने में हो रहा है, बट वहां पे आपको बिल्कुल रियल फील आ रहा है, भौतिक फील आ रहा है कि नहीं, हम जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। उन्होंने बोला कि वैसे ही जो चेयर थी, जो टेबल था, जो म्यूजिक बज रहा था, वो सब क्या था? आपको भौतिक फील हो रहा था, बट वो सब कुछ कॉन्शियसनेस था।
तो इन्होंने कहा कि यार ऐसे ये जो वर्ल्ड है ना, एक नेक्स्ट लेवल ऑफ ड्रीम है। ऐसे समझ लो कि कोई सुप्रीम पावर है जो सपने देख रही है, और उसके सपने में हम लोग जो कुछ भी है ये सब चल रहा है। जैसे हमने हमारा सपना टूटा, वो पूरा एक भौतिक साम्राज्य खत्म हो गया। मतलब कि हम रात में जा रहे थे, फ्रेंड के साथ पार्टी कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, पर वो सारी चीजें, जो कुछ भी कार्यक्रम हुआ, वो जो भी हमने सपने के दौरान देखा 1 घंटे 2 घंटे, वो बस उतने पर ही था। जैसे ही हमारी नींद टूटी, हम पूरे उस एक लोक से ही बाहर आ गए। ऐसे ही इसने कहा कि भाई ये जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी भौतिक देख रहे हो, ये सब एक कोई सुप्रीम पावर है और वो सपना देख रहा है, उसके सपने में ऐसा समझ लो चल रहा है। ये इसी के लिए, तो इसके बेस पे इसने ये कॉन्सेप्ट दिया कि सब कुछ कॉन्शियसनेस है, भौतिक तो कुछ है ही नहीं। अब इसके बाद एक और ब्रांच आई न्यूट्रल, इसकी स्टडी को बोलते हैं न्यूट्रियलिज्म, है ना। तो ये लोग वही आए, ये लोग बोलते हैं कि नहीं यार, ये तुम लोग क्या मैटर और मैटर कॉन्शियसनेस कर रहे हो, ये सब कुछ बेकार है। ये जो ब्रह्मांड का अंतिम सत्य है, जो सुप्रीम पावर है, वो ना ही मैटर है ना ही कॉन्शियसनेस है ना। इन्होंने कहा कि यार इन सारी चीजों से परे एक कोई चीज है जिसको हम ना अनुभव नहीं कर सकते, हम जान नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, वो इस ब्रह्मांड को चला रहा है। वो एक सुप्रीम पावर है जो इस ब्रह्मांड को चला रहा है। इन्होंने अब इनसे जब पूछा गया कि अपना इसको प्रूफ करो, तो इसमें कई दार्शनिक हुए, एक बहुत ही फेमस दार्शनिक हुए, ये सब वेस्टर्न के हैं। इस थ्योरी के मतलब न्यूट्रल वाली थ्योरी में इंडियन फिलोसफर्स नहीं है, मतलब भारत की जो दर्शन है वो इस थ्योरी को नहीं मानता है। भारत जो है इन 3 थ्योरीज पे चलता है, भारत का जो दर्शन है। तो इसमें एक स्पिनोजा हुए, एक डब्ल्यू जेम्स हुए, एक बी रसेल हुए, ये तीनों ही वेस्टर्न है। तो एक ये स्पिनोजा हुए, ये जेम्स ये अमेरिका के दार्शनिक थे, और ये बी रसेल ये ब्रिटेन के। तो इन लोगों का कहना था कि जैसे बहुत सारी स्पीसीज हैं, जैसे हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जो 5 सेंसेस है, आंख है, कान है, नाक है, त्वचा है, जीभ है। तो ऐसे ही इस ब्रह्मांड में बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जिनके पास 3 ही सेंसेस हैं, 2 ही सेंसेस हैं, 4 ही सेंसेस। बहुत सारी स्पीसीज हैं जिनके पास आंख नहीं होती, बहुत सारी स्पीसीज हैं जिनके पास कान नहीं होते, फिर भी वो इस ब्रह्मांड में जी रहे हैं, वो चल रहे हैं। तो उनकी कंपैरेटिव में आप हमें देखो कि हम एक ह्यूमन है, एक तरह से हम अपने आप को समझ रहे हैं कि हम सुप्रीम पावर है, पर जो स्पीसीज जिसके पास आंख नहीं है, वो तो हमें जान भी नहीं पा रही होगी कि हम एक सुप्रीम पावर है और हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल संभावना है भाई, 1 लाख करोड़ स्पीसीज हैं इस वर्ल्ड में, तो उसमें बहुत सारी स्पीसीज हैं जिनके पास आंख ही नहीं होती, कान ही नहीं होते हैं। तो उन स्पीसीज के लिए आज ये जो होमो सेपियंस स्पीसीज है, ये जो मानव है, इस ब्रह्मांड में जो इतने आतंक मचा रखा है, सब कुछ कंट्रोल कर रखा है, उनके लिए तो ये है कि वो तो जान ही नहीं पा रहा है कि हम इतना कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि ऐसे ही यार हमारे ऊपर एक नेक्स्ट लेवल तुम सोच लो कि एक ऐसी सेंस है जो उस सुप्रीम पावर को महसूस कर सकती है, बट वो सुप्रीम पावर हमें वो दी ही नहीं। मीन्स जो भी एक सुप्रीम पावर है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, उसने उसको जानने के लिए हमें सेंसेस ही नहीं दिए, हम उसका अनुभव ही नहीं कर सकते, हम उसको महसूस ही नहीं कर सकते हैं। ये मतलब कि साइंस फिजिक्स इन सबसे पर एक पहला साइंस है, एक सुप्रीम पावर है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है, वो न जड़ है न चेतन है, इन सबसे अलग है ना। और ये लोग नियतिवाद के समर्थक थे, मतलब जो कुछ भी चल रहा है वो एक नियति है, मतलब जो कुछ मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हो, वो हम नहीं कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, वो हमसे कोई करवा रहा है। तो ये सारे लोग नियतिवाद के कट्टर समर्थक हैं।
इसके बाद एक ब्रांच है जो थोड़ा सा बीच का रास्ता लेके चलती है। तो ये कहते हैं यार कि यार क्या तुम मैटर और कॉन्शियसनेस करते हो, बिना मैटर के तो कॉन्शियसनेस पॉसिबल नहीं है और कॉन्शियसनेस के बिना मैटर पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने कहा कि जो अंतिम सत्य है वो डुअल है, इसको हिंदी में द्वैतवाद बोलते हैं, इस शाखा को द्वैतवाद। तो द्वैतवाद में यही दोनों होता है, मैटर और कॉन्शियसनेस। तो जो डुअलिज्म समर्थक है उनका कहना है कि अगर ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो दो चीजों से बना है ना, मैटर से और कॉन्शियसनेस से। मैटर में भी बहुत सारे फिलोसफर्स का मानना है कि सारी चीजें केवल चार चीजों से ही बनी है। वो चार चीजें हैं मिट्टी, पानी, आग और हवा, है अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर। और एक पांचवी चीज है जो कॉन्शियसनेस है, ठीक है। तो इनका ये कहना है कि भाई इन दोनों के साथ इनका जब तर्क वितर्क हुआ तो इन्होंने कहा कि यार मैटर कॉन्शियसनेस के बिना पॉसिबल नहीं है और कॉन्शियसनेस के बिना मैटर पॉसिबल नहीं है ना। मतलब ये शरीर है जैसे, अब इस शरीर को अगर भौतिक मानो, भौतिक बात वालों से कहा कि भैया इसको तुम अगर भौतिक मानते हो तो लोग, मैं इसमें से चेतना को निकाल लेता हूँ जो अभी आम भाषा में आत्मा बोलते हैं। उन्होंने बोला कि शाउल को हम निकाल लेते हैं, फिर बताओ तुम्हारा जो भौतिक है, आग पानी मिट्टी से बना हुआ जो ये है भौतिक शरीर, इस तुम करवा लो, कोई भी काम ये कर सकता है क्या? क्या तुम्हारा ये हाथ तुम चला पाओगे? क्या तुम्हारा पैर चलेगा? क्या आप आंखों से देख पाओगे? क्या आप कान से सुन पाओगे? तो भौतिक वालों को इन्होंने बोला कि भाई बिना कॉन्शियसनेस के तो जो ये भौतिक शरीर है ये किसी काम का नहीं है। मतलब एक लाश से आप क्या ही करवा सकते हो, मतलब वो किसी काम का नहीं है। एक लाश के लिए तो ये जगत मिथ्या है ना, मतलब कि ब्रह्मांड में क्या हो रहा है उस लाश को क्या फर्क पड़ रहा है। एंड वाइस वर्सा। कॉन्शियसनेस वालों को बोला कि भाई जो आप कह रहे हो कि चेतना है ना, वो जो चेतना है वो बिना भौतिक शरीर के पॉसिबल कैसे है? आत्मा भी है या आप थॉट आ रहे हैं तो एक आपके माइंड में तो थॉट आ रहे हैं। अगर माइंड ही नहीं है तो थॉट कहाँ से आएगा? आपके अंदर जो विचार आ रहा है पॉसिबल ही नहीं है बिना इस बॉडी के, है ना। तो इसलिए डुअलिज्म वालों ने, द्वैतवाद ने एक बीच का रास्ता निकाला और बोला कि जो ये अंतिम सत्य है वो दो चीजों से मिलकर बना है, भौतिक और चेतन, है ना, जड़ और चेतन एक तरह से। तो जो भौतिक है वो पूरी शरीर है, बॉडी को उन्होंने बोला, और जो चेतना है वो कॉन्शियसनेस है ना। और उन्होंने बोला कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करती हैं। जब जो ये हाथ हमारा भौतिक काम कर रहा है या हम जो देख रहे हैं उसका जो भी विजुअलाइजेशन हो रहा है वो एक थॉट के बेसिस पर हो रहा है ना। आप देखते हैं कोई चीजें अभी कहीं पे बहुत सारी चीजें आदमी नहीं देखना पसंद करता है ना, कोई कहीं पे किसी को चोट लग गई, बहुत सारा ब्लड आ रहा है, तो आप उसको देख रहे हो पर अचानक आपका मन हुआ कि नहीं यहाँ से मुंह मोड़ लो, नहीं देखने की इच्छा हो रही, तो उसको जो डायरेक्शन दिया वो कौन दिया? चेतना दिया। आपकी आंखें इधर घूमी तो चेतना के डायरेक्शन पर हो। कॉन्शियसनेस नहीं होती तो शायद आपकी जो लाश इधर पड़ी होगी या हमारी लाश तो उधर ही पड़ी होगी ना। तो सबसे ज्यादा जो फेमस अभी चल रहा है वो वैसे डुअलिज्म का ही चल रहा है ना। साइंस ने भी अपनी बहुत सारी चीजें दी है ना, तो साइंस पर भी हम चर्चा आगे करके करेंगे। तो साइंस और फिलॉसफी में जैसे जो काम करने का तरीका होता है वो दोनों में थोड़ा सा अलग होता है। तो जैसे कि फिलॉसफी कैसे काम करता है, मकड़ी के तरह काम करता है। मकड़ी क्या करती है? अपने ही कच्चा माल लाती है और वो अपना जाला बनती रहती है ना। तो जो फिलॉसफर होता है वो अपना एक एकांत में जाकर के खुद ही सोचता है, खुद ही अपना तर्क देता है और एक फिलॉसफी बनाता है। जो साइंटिस्ट होता है वो एक तरह से मधुमक्खी की तरह काम करता है। मधुमक्खी क्या करती है कि बहुत सारे फूलों पर जाएगी, उनके पराग के कण ले आएगी, फिर उनको प्रोसेस करेगी और शहद प्रोड्यूस करेगी। तो वैज्ञानिक क्या करता है? वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता है ना,
बहुत सारे तथ्यों को इकट्ठा करता है, उसकी प्रोसेसिंग करता है, फिर उसके बाद एक निष्कर्ष देता है ना। तो वैज्ञानिक का जो होता है कि इसमें सबसे बड़ी चीज होती है कि भाई वो चीजों को मानते हैं और जैसे उनकी एक थ्योरी तब तक सही रहती है जब तक कि अगला कोई उसे डिनाई नहीं करता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम इसमें बता सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लो आप अभी प्लैनेट्स का है। जब हम लोग पढ़ते थे तब हमें 9 ग्रह पढ़ाया जाता था कि भाई सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट है। अभी आज 8 ग्रह पढ़ाया जा रहा है ना। अभी निकाल दिया जाएगा भैया यम हमारा पार्ट नहीं है, प्लूटो सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो ये साइंस है। जो कभी किसी ने 9 बोला आज वो 8 हो गई, कल को हो सकता है ये फिर से 9 हो जाए, है ना। मतलब जो ज्ञात ग्रह है वो 9 है, हम ये बोल सकते हैं। अभी बहुत सारे ग्रह ऐसे हो सकते हैं जो ज्ञात नहीं है, रिसर्च चलिए जो पता होगा तो हम ऐड कर लेंगे। ऐसे ही जैसे शुरू में आया चीजें, अभी एक रिसेंट चीज आप देख सकते हो कि आइंस्टीन ने जो एक थियरी दी उसके बेस पर उसको नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। तो उसी की थियरी को अभी रिसेंटली कुछ लोगों ने खारिज किया है, 3 वैज्ञानिकों ने खारिज किया है। तो जैसे कि उसका जो कहना था कि एक कोई ऐसी चीज है जो कि कुछ हिडन वेरिएबल है, जैसे लाइट का भी उसमें दिया। तो आगे चल करके एक 1960 में वैज्ञानिक हुए और 1972 में आगे, और फिर जाकर के एक अभी 1980 वाले दशक में वैज्ञानिक ने उसको, उनकी जो एक मिस्टेक थी उसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया और बताया। अभी रिसेंटली उन तीनों वैज्ञानिकों को 2022 में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो वही साइंस में ये है कि मान समान वैज्ञानिक भी समय के साथ जो गलत साबित होता रहता है, ठीक है। इसमें न्यूटन भी गलत हो सकता है, आइंस्टीन भी गलत हो सकता है। ये सब चीजों को हम तब तक सही मानते रहते हैं जब तक कि कोई अगला आकर के उसको गलत न साबित कर दे, ठीक है। जैसे शुरू में बहुत वैज्ञानिकों का मानना था कि नहीं पृथ्वी नहीं चक्कर काटती है, सूरज चक्कर काटता है। बाद में वो चीज गलत साबित हुई और फिर नई थियरी है कि नहीं भाई पृथ्वी चक्कर काटती है, सूरज तो सेंटर में रहता है। ऐसे ही पृथ्वी पहले कुछ लोगों का मानना था कि चक्री है, बाद में ये आया कि नहीं भैया ये तो मिथ्या था, पृथ्वी तो गोल है ना। तो साइंस के भी जो चीजें हैं वो चीजें ऐसे ही चलती रहती हैं और आगे बदलती रहती है। इस पर हम फिर आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, है ना। आगे भी क्वांटम फिजिक्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आए हैं जिसकी वजह से पीछे के जो कॉन्सेप्ट्स दिए गए थे लोगों ने वो सभी ने पढ़े हैं। जो रिलेटिविटी की थियरी थी उसका भी काउंटर अभी चीजें आई हैं, उस पर भी चल रहा है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।